अस्सलाम दोस्तों, साइड में मोहम्मद अगर मैं खुश आमदीद बाप। ये जनाब ये लफ्ज़ ऐसा है जिसके आगे तमाम लफ्ज़ छोटे पड़ जाते हैं। हकीकी ज़िंदगी हो या सियासत, यहाँ पर बाप के किरदार को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और बाप का जो नुमाइंदा है वो इस वक्त बन चुका है जनाब पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म, यानी जनाब काकड़ साहब जो हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जिनकी पार्टी का वो है, वो बन गए हैं जनाब पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म। और शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब दोनों ने जनाब उनकी नामजदगी के परवाने के ऊपर दस्तखत करके उस फाइल को मंजूरी के लिए भिजवा दिया था सदर साहब को, जिस पर सदर साहब ने भी साइन कर दिए हैं। और अब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब होंगे कब तक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन इस मुलाकात जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब की हुई, इसके बारे में जनाब बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की कहानियाँ सामने आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि दोनों बैठे हुए थे आराम के साथ, राजा रियाज साहब अपने घर थे, उनके साथ जो मुलाकात का टाइम तय किया गया था वो आज शाम का तकरीबन कोई 5 बजे का टाइम था। और उससे पहले 3 बजे के करीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हुक्मरान इत्तेहाद के एक इजलास की सदारत करनी थी और वहाँ पर उन्होंने जो निगरान वज़ीर आज़म का जो नाम है उसकी रूनुमाई करनी थी और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ने थे। होता ये है कि कुछ तकरीबन 3 बजे के करीब राजा रियाज साहब को एक टेलीफोन कॉल आती है कि जनाब पहुँचो आप जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। राजा रियाज साहब ये कहते हैं कि जनाब ये मेरे साथ जो उनकी मुलाकात है उसका टाइम है 5 बजे का, आप मुझे 3 बजे 2 बजे कह रहे हैं कि मैं जाऊं जनाब वज़ीर आज़म हाउस। तो उन्होंने कहा जनाब तुम जो गल कही है ना तो ज़रा गौर करो, तो सीधा पहुंचो पाए जाके वज़ीर आज़म हाउस और वहाँ पर जाकर आपको पता चलेगा कि आपने आगे क्या करना है। तो राजा रियाज साहब ने फ़ोन करने वाले शख्स से उनको पूछा कि जनाब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि जनाब इस मुल्क का अगला वज़ीर आज़म किसने होता, मैं जाके उधर की करना है। उन्होंने कहा जनाब जिसने वज़ीर आज़म बनना है उसके नाम के बारे में आपको आगाह कर दिया जाएगा, लेकिन आप वज़ीर आज़म हाउस जाएं। इस मरतबा ये सख्त अल्फाज के ज़रिए उनसे कहा गया कि आप वज़ीर आज़म हाउस जाएं। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कॉल आई और उनसे कहा गया कि राजा रियाज साहब आ रहे हैं। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनके लिए ज़रा चाय केक पेस्ट्रियों का बंदोबस्त करें और उसके साथ वज़ीर आज़म साहब को आगाह कर दें। उसने कहा जनाब अच्छा, क्योंकि जो फ़ोन के ऊपर तो नहीं ये बात कही जा सकती थी, नहीं जनाब हमने मुलाकात नहीं करनी, वो तो बड़ा नाजुक किस्म के बाप के साथ गुफ्तगू करना वैसे कुछ ज़्यादा आसान काम नहीं होता। और जब बात हो रही हो बाप के नुमाइंदगी की, यानी वुड भी बाप की, तो उसके बाद तो फिर सूरत हाल ज़रा और थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। खैर वज़ीर आज़म साहब को आगाह किया गया, वज़ीर आज़म साहब परेशान हुए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अच्छा यार, लेकिन नाम, उन्होंने कहा जनाब फ़िक्र ना करें हो जाएगा। खैर इस चक्कर के अंदर राजा रियाज साहब पहुंच जाते हैं वज़ीर आज़म हाउस में और वहाँ पर जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होती है। वो उनसे कहते हैं कि जनाब वो पर्ची दें आप। उन्होंने कहा जनाब पर्ची मैंने देनी, पर्ची आपने देनी है। वज़ीर आज़म साहब हैरान परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार मुझे तो बताया गया था कि पर्ची आपने देनी है। उन्होंने कहा जनाब मुझे बताया गया था कि पर्ची आपने देनी है। इसी दौरान मुलाकात वाला जो रूम है प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और एक शख्स वहाँ पे दाखिल होते हैं। वो उनके पास एक डायरी सी होती है, उस डायरी को वो खोलते हैं, उसमें से एक लिफाफा निकलता है। वो लिफाफा निकाल के उनके सामने रख देते हैं और वो लिफाफा खोलते हैं दोनों असहाब, यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो उसमें से नाम निकल आता है जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का, तो जिसके ऊपर राजा रियाज साहब को ये कहा जाता है कि जनाब इस नाम का क्रेडिट आपने लेना है और आपने बाहर जाकर मीडिया के साथ ये गुफ्तगू करनी है और इसमें आपने इस बात का जिक्र करना है कि जनाब बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के नुमाइंदे का इंतखाब खादिम ने किया है, यानी राजा रियाज ने। गुलाम अब तैम बादशाह का तयन करेंगे, इससे बढ़कर और क्या सितम ज़रीफ़ी हो सकती है। अब ये तो एक दास्तान है जो मैंने आपको सुनाई है, लेकिन इस दास्तान के अंदर कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अलबत्ता इस दास्तान के जो दास्तान गो हैं ये हैं जनाब साबिर शाकर साहब, जिन्होंने इस दास्तान की एक ट्वीट की शक्ल में इस दास्तान को बयान किया है। वो ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कतई नज़र इसके कि अदनान ये जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, इनका पॉलिटिकल पोर्टफोलियो क्या है, कतई नज़र इस बात से कि अनवारुल हक काकड़ साहब 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएंगे। जो असल कहानी है वो ज़रा इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस वजह से कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब भी नैब ज़दा निकल आए हैं और इनके ख़िलाफ़ भी सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का एक
रेफरेंस है जो नैब के अंदर इस वक्त ज़ेर इल्तवा है, और उस रेफरेंस की कहानी बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। और उस कहानी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो शेयर किए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाकी जो है वो उसकी तरफ इशारा दे रहे हैं। ऑल्दो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ़ लीडरान हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने जनाब अनवार काकड़ साहब की तैनाती के ऊपर उन्होंने तो खुशी का इजहार किया और उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इंतखाबात 90 दिन में हों या 900 दिन में हों, कतई नज़र इस बात से, क्योंकि देखें जब तक चीज़ें हमारे सामने क्लैरिटी में नहीं आएंगी, क्योंकि जो इस वक्त एक हड़बौंग की कैफियत मची हुई है इस्लामाबाद में, जहाँ पर किसी को किसी सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं हो रहा। हर एक इदारा अपनी किसी गेम में है। सुप्रीम कोर्ट अपनी वारदात में डला हुआ है, शहबाज शरीफ साहब अपनी वारदात में हैं। उनका ये मानना है, बताया ये जा रहा है कि उनसे जिन लोगों ने आज मुलाकात की है, ख़ासतौर पर जर्नलिस्टों ने, उन्होंने तो इस बात, शहबाज शरीफ साहब ने तो इस बात का, इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान की सियासत में 2/3 अक्सरियत या नवाज शरीफ को मिली है या शहबाज शरीफ को मिलेगी। अब ये दावा है, अब इस दावे की में क्या हकीकत है क्या नहीं है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अनवार काकड़ साहब के आने के बाद अगर कोई बंदा ये समझता है कि अब पॉलिटिकल फ़ैसले किए जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल इस बात का कोई इम्कान है। क्योंकि मैंने जिस तरह गुफ्तगू के आगाज़ में आपके साथ जिक्र किया बाप का, तो हुक्म बाप का ही चलेगा। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले एक ऐसा सेटअप मौजूद था जो एक पॉलिटिकल सेटअप था, जिस पर एक मैंडेटेड गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट का मैंडेट महदूद है, 90 दिन का है, लेकिन स्ट्रेचेबल है। लास्टिक की तरह आप इसको खींच के, या स्प्रिंग की तरह आप इसको खींच के आगे लेके जा सकते हैं। कितना, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अलबत्ता मेरा ये मानना है कि इस पूरे खेल में जीत जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हुई है, जबकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़ुव्वतें, मेरा ये ख्याल है, पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स बार बार इस बात का इशारा करिए, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, कि पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ इस मामले में मुझे हाथ होता हुआ नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म के नाम आए थे सामने, और उनमें से अगर किसी नाम का इंतखाब कर लिया जाता तो शायद मेरे नज़दीक इतनी चौंकने वाली बात ना होती। क्योंकि अनवार काकड़ साहब का नाम सामने आने के बाद जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, उनके बारे में वॉइस ऑफ बलूचिस्तान का जिस तरीके से जो है वो खांचे सामने आ रहे हैं, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी एक कोई कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सनैलिटी है। और ख़ास तौर पर जिसका नैब के अंदर केस चल रहा हो या नैब के अंदर इंक्वायरी चल रही हो, वो किस हद तक पावरफुल हो सकता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ताल्लुक़ बलूचिस्तान से हो, ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हो, ताल्लुक़ बाप के साथ हो, और वो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, यकीनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो वॉइस ऑफ बलूचिस्तान है, इसकी जो इंक्वायरी चल रही है, इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो इस वक्त अपनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 25 मार्च 2021 का है। यानी ये उस तारीख का है जब इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, और वो सबसे ज़्यादा बाइख्तियार समझे जाते थे, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनकी एक इत्तेहादी थी। और ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला जो लेटर है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये डायरेक्टरेट जनरल बलूचिस्तान चैरिटीज़ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अथॉरिटी कोयटा की तरफ से जारी किया गया है। और इस लेटर में जो डिमांड है वो ये की गई है, अटेंशन मिस्टर अनायतुल्लाह खान, एसओ कोऑर्डिनेशन, provision of information under section 19 of NOA 1999, inquiry against Anwarul Haq senator Balochistan Quetta, ठीक है जी, एंड अदर्स केस नंबर 1481973। अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट में जो सरकार का लेटर है, ये मेरी अपनी तरफ से लेटर नहीं है, वो बलूचिस्तान के जो इदारे हैं उनसे अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जनाब अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़ एक शिकायत जिसका नंबर है 148197,
ब्रैकेट के अंदर 63 ये फाइल हुई है। इसके ऊपर नैब इंक्वायरी कर रहा है और इस शिकायत से मुतल्लिक जो दस्तावेज़ात हैं वो आप हमें पेश करें। अब ये शिकायत क्या है? ये शिकायत है कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक इदारा, एक NGO बनाई जिसका नाम था वॉइस ऑफ बलोचिस्तान, और इस इदारे का या इस NGO का बुनियादी काम ये था जिसका उन्होंने दावा किया कि ये जो तशद्दुद का शिकार हैं हमारे बलोची नौजवान, उनको इन्होंने इस तशद्दुद वाले एलिमेंट से दूर करना है और इसको इन्होंने कौमी धारे में शामिल करना है, और उनकी जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं वो तशद्दुद से हटाकर दीगर खेल कूद और इस तरह की जो दीगर सरगर्मियां हैं इसमें उनको शामिल करना है ताकि वो एक मुतवाज़न शख्सियत के हामिल बन सकें। इस चक्कर के अंदर अनवारुल हक काकड़ साहब ने और उनकी NGO ने सरकारी ख़जाने से मुख्तलिफ मालियत की जो रकूम हैं वो हासिल की, और सिर्फ एक रकम जो उनको सिर्फ उनके अकाउंट में आई है जिसका मैं आपके साथ जिक्र करूंगा वो है तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख रुपए, और इस रकम के इजरा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक अहम तरीन इदारे के मुतलका यानी वो जो सूबे का जो हेड है, जो सरबराह है, उसकी तरफ से सूबाई हुकूमत के सरबराह को ख़त भी लिखा गया जो जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसी जो इंक्वायरी है इसके दूसरे हिस्से में इसी हवाले से ये रिक्वायरमेंट भी तलब की जाती है जिसका जो दूसरा लेटर है जो 15 मार्च को लिखा गया। इस मार्च में इस लेटर के अंदर जो डिमांड है वो ये की जाती है कि जनाब ये जो वॉइस ऑफ बलोचिस्तान नामी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि ये NGO कब रजिस्टर हुई, कहाँ पे रजिस्टर हुई, क्या ये जो एक्ट बना हुआ है, ये जो इदारा है ये वो अपना जो उसका रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उसके साथ रजिस्टर है, इसकी तमाम तर तफसीलात दी जाएँ। 15 मार्च को ये पहला ख़त लिखा गया, 22 मार्च को दूसरा ख़त लिखा गया जिससे तफसीलात तलब की गई, और ये तफसीलात बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने नैब को नहीं भिजवाई। नैब की तरफ से तीसरा जो ख़त है वो भी लिखा गया, और उस ख़त में भी इस तरह की डिमांड की गई कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके जो साहबजादे हैं मोहम्मद नूरुल हक साहब, और उनकी जो साहबजादी हैं सादिया रहमतुल्लाह, डॉटर ऑफ रहमतुल्लाह खान, ये रहमतुल्लाह खान और हैं, इनके बारे में जो तफसीलात हैं वो पेश की जाएं ताकि उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है उसके जो दीगर मवाद है वो हासिल किया जाए। और इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया कि एक ख़त है जो लिखा गया था, ये ख़त की कॉपी मैं आपको नहीं दे रहा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये ख़त एक अहम तरीन इदारे के वहाँ के हेड की तरफ से लिखा गया, क्योंकि मेरे पास ये फ़ोटो कॉपी मौजूद है और इसको हटाया गया है चीज़ें यहाँ से, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अलबत्ता वो जो नैब के खतूत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डायरी नंबर वगैरह चीज़ें लिखी हुई हैं जिनसे वो ऑथेंटिकेटेड मालूम होता है। इस लेटर के अंदर ये बात कही गई है चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान को कि जनाब आप ये फ़ंड जो है ये रिलीज़ करें जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को। इसका मतलब ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जिन्होंने अभी निगरान वज़ीर आज़म का चार्ज लेना है वो ऑलरेडी करप्शन के इल्ज़ामात भुगत रहे हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई बहुत कम सियासतदान ऐसे होंगे जिनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज ना हो। साबित होना ना होना अलग बात है, कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर एक भी करप्शन का चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज होना, इंक्वायरी होना और फिर उसके बाद इन चीज़ों का आगे बढ़ना, ताल्लुक़ बाप से होना, इस बात का इजहार करता है कि यहाँ पर कुछ दाल में काला है। जिस तरीके से मैंने आपके साथ आज की पहली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि शहबाज शरीफ साहब कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट महसूस हो रहे हैं, और फिर मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया उसी मीटिंग का जिसकी कुछ और तफसीलात मेरे सामने हैं, जिसमें ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का भी दावा कर दिया था कि या तो 2/3 अक्सरियत मिली थी नवाज शरीफ साहब को, या अब मुझे यकीन है कि ये जो इंतखाबात होंगे इन इंतखाबात में जो 2/3 अक्सरियत मिलेगी वो आपके खादिम को मिलेगी, क्योंकि मैंने जो है बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। वो काम यकीन तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने को पता होगा, लेकिन 2/3 अक्सरियत का दावा मेरा ये ख्याल है मौजूदा सूरत हाल में मुझे एक ख्वाब ही नज़र आ रहा है। जब सियासी क़ुव्वतों के नामज़द करदा अफराद या उनके नामज़द करदा नाम मुस्तरद हो जाए, पर्ची के ऊपर नाम आए
اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کا نام آئے اور اسٹیبلشمنٹ چیزوں کو سٹیئر کر رہی ہو، وہاں پر اس طرح کی خواب دیکھنا کہ جناب الیکشنز ہوں گے اور 2/3 اکثریت ملے گی اور جینون الیکشنز ہوں گے، جینون اکثریت ملے گی، میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک خواب ہے۔ اور اس خواب کی تعبیر مجھے بظاہر اس طرح لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس خواب کی تعبیر نہیں ملنی، کیونکہ کھیل اب شہباز شریف صاحب کے ہاتھ سے نکل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اور اب وہ پنجابی کہتے ہیں نا اگو تیرے پاگ لچھی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔